हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग 10th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे लोग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आप लोग जो नए जुड़े हुए हैं, इससे पहले वाले 2 वीडियो देख सकते हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सकें। हम लोग शुरू करेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिंद चीन है क्या, है ना। तो हिंद चीन दुनिया का एक छोटा सा देश है जो एशिया में पड़ता है, ठीक है। इसमें वर्तमान में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। जैसे कि यहाँ लिखा है, हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में फैला एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 2,80,000 स्क्वायर किलोमीटर ये लगभग 3 लाख है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बनता है कि हिंद चीन कितना क्षेत्र पर फैला है, तो 2,80,000। फिर पूछेगा हिंद चीन किस महादेश में आता है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। हिंद चीन में वर्तमान में कौन कौन से देश आते हैं, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम 3 देश आते हैं। चलिए अब इसी क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा है, वियतनाम के तोकिन एवं अन्नाम कई शताब्दी तक चीन के कब्जे में रहा तथा दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना था और 12वीं शताब्दी में राजा राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया था। इस प्रकार कुछ प्रदेशों पर चीन एवं कुछ प्रदेशों पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण ही यह हिंद चीन के नाम से जाना गया। तो यहाँ से आपसे पूछेगा हिंद चीन किसे कहते हो या और ये हिंद चीन के नाम से क्यों जाना जाता है, तो यही इसका आंसर है कि हिंद चीन में लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति था, जबकि वियतनाम और तोकिन और अन्नाम पर किसका कब्जा था, चीन का। और इसी तरह से 2 देशों के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण इसे क्या बोलते हैं, हिंद चीन बोलते हैं। फिर से यहाँ पे ये भी है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। फिर पूछेगा अंकोरवाट का मंदिर किस शताब्दी में बना था, तो 12वीं शताब्दी में बना था। अब हम इसके आगे के देखते हैं। लिखा है, व्यापारिक कंपनियों का आगमन और फ्रांसीसी प्रभुत्व, यानी किस तरह से विदेशी कंपनी यहाँ पर व्यापार करेंगी और फ्रांस किस तरह से हिंद चीन पर कब्जा करेगा। तो हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। भारत में भी कौन आया था सबसे पहले, वास्को डी गामा 1492 ईस्वी में आया था। इसी तरह से यही पुर्तगाली व्यापारी कहाँ गए, हिंद चीन में गए। उसके बाद डच आए, इंग्लैंड के लोग आए और फ्रांस आया, यानी 3 देश बाद में आए। लेकिन फ्रांस के अलावा कोई भी देश हिंद चीन में अपना रुचि नहीं दिखाया, यानी फ्रांस क्या किया, वहाँ पर रुचि दिखाने लगा, उस पर कब्जा की कोशिश करने लगा। 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, यानी फ्रांस ने हिंद चीन को अपना उपनिवेश क्यों बनाया, तो लिखा है, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। उद्योगों के लिए कच्चे माल उपनिवेश से ही प्राप्त होते थे तथा तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए उपनिवेश एक बाजार का रूप था, यानी वह इसलिए इसे गुलाम बनाया ताकि वह यहाँ से कच्चे माल ले जा करके सामान बनाएंगे और वापस ला करके यहाँ पे वस्तुओं को बेचेंगे। फिर आगे लिखा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था, यानी कोई जो चाहते थे कानून बना सकते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कुलोन कहते हैं, या बहुत ही ऑब्जेक्टिव में से एक है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, कुलोन। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था, उसी तरह से उन्हें कुलोन कहा जाता था। लिखा, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, हिंद चीन में लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास कैसे होगा, तो हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह और मुखर होने लगा। 1930 ईस्वी में फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया, जिसके नेता कुआंग दे थे। पूछेगा फान बोईचाओ ने कौन सा पार्टी बनाया, तो दुई तान होई, और कब बनाया, 1930 ईस्वी में, और इसके नेता का नाम था कुआंग दे। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी। ये बहुत ही भव्य किताब है ना, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ द वियतनाम। किसने लिखा था, तो फान बोईचाओ ने लिखा था। सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने हिंद चीन के छात्रों ने प्रेरित होकर वियतनाम कुआंग फूस हुई, यानी कि वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इसे कुचल डाला, यानी ख़त्म कर दिया। दिन प्रतिदिन हिंद चीन के लोगों के स्थिति की दयनीय होती जा रही थी, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ उदारवादी नीतियाँ अपनाई गई। कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी सरकार ने थोड़ा सा कुछ
लोगों को राहत दिया था। 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक, कौन है? न्यूगन आई कोक, जिसका नया नाम है यानी कि हिंदी नाम है हो ची मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का गुट बनाया। हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1930 ईस्वी के दशक में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास को योगदान दिया। तो यहाँ पे कई सवाल बनेगा जो एग्जाम में आता है, जैसे पूछेगा हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगन आई कोक। फिर पूछेगा साम्यवादियों का गुट इसने कब बनाया था? 1917 ईस्वी में। और 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना किया गया। विश्व में पूरी आर्थिक मंदी कब आया था? तो 1929 से 1932 ईस्वी तक आया था। इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हुई। जो फ्रांस देश था वह जर्मनी से हारा और उस पर कब्जा हो गया जर्मनी का। उसके बाद जापान ने पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। हो ची मिन के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने वियतमिन यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, बुद्धिजीवियों, आतंकित व्यापारियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया था यानी अपनाया गया था। फिर लिखा है कि 1944 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया तथा जापान पर परमाणु हमला के पश्चात जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 1944 ईस्वी में क्या हुआ? फ्रांस जर्मनी से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान पर क्या हुआ था? परमाणु हमला हुआ था और वह हार गया था। इस स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि खुद को पुनः स्थापित कर सके, दोबारा से इस पर कब्जा कर सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियतमिन के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना किया और 2 सितंबर 1945 ईस्वी करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो ची मिन को बनाया गया। यानी कि उत्तर वियतनाम में कौन नेता बना? हो ची मिन। कब? 2 सितंबर 1945 को। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है? हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति, यानी फ्रांस के लोगों ने कैसा नीति बनाया? तो फ्रांस हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। फ्रांस ने घोषणा किया कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश देश शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी रहेगा, यानी कि वह चाहता था कि हिंद चीन उससे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में मिल जाए। जापानी सेनाओं को हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सौगान पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध की और फ्रांसीसी सेना सौगान में ही फंसी रही। अंततः 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता हुआ फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना। साथ ही माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। तो आपसे यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आया कि हनोई समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। आगे लिखा है, फ्रांस ने कोचिन चीन में पृथक सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। यानी कि तय हुआ कि वह आज़ाद रहेगा, लेकिन दोबारा से फ्रांस ने जब सरकार बनाया तो ये समझौता ऑटोमेटिक टूट गया। अतः अब तक हो चीन में की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि वह फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सका, अतः पुनः से गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी क्रम में गुरिल्ला सैनिकों ने दिएन बुएन फू पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो गया। फ्रांस के लगभग 16,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह दिएन बिएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। अब है अमेरिकी हस्तक्षेप। क्योंकि अमेरिका फ्रांस दोस्त थे, जब फ्रांस हारेगा तो अमेरिका ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि वह पूंजीवादी था और समाजवाद को रोकना चाहता था। तो अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरोध में इसकी घोषणा भी कर दी। 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर एक और वार्ता बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अब जेनेवा समझौता में ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यानी कि पूछेगा वियतनाम को कितने हिस्से बांटा गया? 2 हिस्सा, उत्तरी वियतनाम, दक्षिण वियतनाम। और कब बटा? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता से। हनोई नदी से सटे उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी वियतनाम, जहाँ पे हो चिन मिन, और उसके दक्षिणी क्षेत्र में वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार था। या दक्षिण वियतनाम में अमेरिका सरकार चला रहा था और उत्तर वियतनाम में हो चिन मिन। जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कम्बोडिया को वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाओस में गृह युद्ध।
लेकिन आज जेनेवा समझौता के तहत लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्र देश मान लिया गया। जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल करने के लिए त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड थे। यानी ये 3 देश क्या करेंगे, उन क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। लाओस में 3 राजकुमारों के बीच राजनीतिक वर्चस्व के संघर्ष के कारण अस्थिरता फैल गई। 3 राजकुमार थे, सौतेला भाई थे, जो आपस में वहाँ पे शासन करने के लिए लड़ रहे थे। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। लाओस में तीनों भाइयों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चालू हो गया तथा भयंकर गृह युद्ध शुरू हो गया। लाओस के गृह युद्ध के बीच अमेरिका रूस की परोक्ष सहभागिता के कारण विश्व शांति खतरे में डाल दिया था। तब भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ, जिसमें लाओस के तीनों भाइयों की पक्ष की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत हो गए। मई 1961 ईस्वी में सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति व्यक्त किया और मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और यह गृह युद्ध दोबारा से शुरू हो गया। अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवन फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया और सुफनबोंग को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इन 2 भाई को सरकार में शामिल कर दिया गया ना, सुफनफुमा और सुफनबोंग, और एक तीसरा भाई को हटा दिया गया जिसका नाम था पाथेट लाओ। इससे असंतुष्ट पाथेट लाओ ने सन 1970 ईस्वी में लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। देखिए ये 3 भाई है, सुफनफुमा, सुफनबोंग और पाथेट लाओ। रूस लाओस पर आक्रमण और उसकी बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंपा। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह इस जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। 1971 ईस्वी में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। उनके साथ अमेरिकी सैनिक, युद्ध विराम एवं बमवर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। यानी युद्ध विमान, यानी बहुत खतरनाक बम इस्तेमाल किया गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इनका उद्देश्य हो चिन मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन के अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डालकर के उन्हें रोके, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दी। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो चिन मिन्ह मार्ग पर क्षेत्र पर जाकर के उसकी सेना फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही एकमात्र उपाय था। इस तरह अमेरिका ने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को नहीं रोक पाया। अब हम लोग पढ़ते लो कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया संकट क्या है, तो सन 1954 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद कंबोडिया में वैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिन्हानुक को शासक बनाया गया। तो पूछेगा कंबोडिया का शासक कौन था, तो नरोत्तम सिन्हानुक। नरोत्तम सिन्हानुक 1954 ईस्वी से ही कंबोडिया को गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति पर चलना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी भी देश का समर्थन न कर रहे थे, न तो विरोध। अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था, तो वह थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करना चाहता था, लेकिन कंबोडिया उससे मतलब मिलेगा या मदद मांगेगा, जिसके कारण नरोत्तम सिन्हानुक ने अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ दिए और अमेरिका से किसी भी प्रकार की मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। अमेरिका बहुत बड़ा देश था और उसे लगता था कि छोटा सा देश सबसे मदद क्यों नहीं मांग रहा है, उसे अपना बेइज्जती लगा। मई 1965 ईस्वी में अमेरिका ने वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांव पर भी आक्रमण कर दिया। आगे चलकर सन 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा कराई, जिससे लगभग 40,000 एकड़ की भूमि की रबर की जो फसल थी वो नष्ट हो गई। सिन्हानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनीतिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। यानी हम बहुत भी टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लोग नापाम और एजेंट ऑरेंज, ये दोनों बहुत ही बड़ा रासायनिक हथियार थे, ठीक है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने हो चिन में किया था। चले आगे देखते हैं। तत्कालीन 2 गुटी विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। अमेरिकी षड्यंत्र के कारण नरोत्तम सिन्हानुक के पद से हटा दिया गया तथा अमेरिकी समर्थित जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बना। नरोत्तम सिन्हानुक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया, साथ ही राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया और जनता से मौजूदा सरकार को अपस्त कर दिया, हटाने की अपील की। अप्रैल 1970 ईस्वी में सिन्हानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। नरोत्तम सिन्हानुक की सेना विजयी होती हुई राजधानी नाम पेन, पूछेगा कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नाम पेन की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। दक्षिण वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया। युद्ध बड़ा ही भयंकर हो गया। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा और 16 मई 1970 ईस्वी को जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया।
कंबोडियाई छापामारों अमेरिकी सेना के बीच युद्ध, बमबारी, निरसंस हत्याओं के इस दौर में 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु सिन्हानुक एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष बाद सिन्हानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजयी करती आगे बढ़ी और अंततः लोन नोल को भागना पड़ा। पूछेगा लाल खुमेरी सेना का गठन किसने किया था? तो नरोत्तम सिन्हानुक ने। किस लिए किया था? कंबोडिया के लिए। अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया और नरोत्तम सिन्हानुक पुनः राष्ट्र अध्यक्ष बने, परंतु 1978 ईस्वी में उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कर दिया गया है। इस तरह से हम लोग कंबोडिया और लाओस से पढ़ लीजिए। वापस से हम लोग वियतनाम के गृह युद्ध के अंदर में चलते हैं। वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया था। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद समर्थित हो ची मिन था और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित बाओ दाई था। बाओ दाई कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का शासक था। जिनेवा समझौता के तहत कहा गया था कि 1956 ईस्वी तक यानी 2 साल के अंदर में चुनाव कराकर वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को मिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 1960 ईस्वी में वियतकांग, जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्ति सेना, का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष जारी हो गया। अमेरिका ने 1961 ईस्वी में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए शांति के लिए खतरा नाम से एक श्वेत पत्र व्हाइट लेटर जारी कर दिया। उसने 4000 सैनिकों की सेना को दक्षिणी वियतनाम में भेज दिया। अमेरिकी उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर उसके सैनिक अड्डे तबाह कर दिया। इस युद्ध में हथियारों, टैंकों एवं बमवर्षक विमानों का बहुत प्रयोग किया गया। रासायनिक हथियारों जिसमें कौन था? नापाम और एजेंट ऑरेंज एवं फास्फोरस बमों का जमकर इस्तेमाल किया गया। अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे। देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। देखा है, यह युद्ध उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता से भी लड़ा गया था। इस युद्ध में निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी, फिर पूरे गांव को आग के हवाले कर देता था। युद्ध में महिलाएं भी हाथ में बंदूक लिए अमेरिका से जमकर मुकाबला करने लगी। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने आदत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। तो आपसे पूछेगा, वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी किसने ठहराया था? तो रसेल ने। किसने? रसेल ने। फिर आगे है, अमेरिका दक्षिण वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। वही वियतनामी अपने अस्तित्व और राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, यानी वह तो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। अमेरिका हो चीन मार्ग पर सैकड़ों बार आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया, परंतु राष्ट्रवादी उसका तुरंत मरम्मत कर लेते थे। इस मार्ग पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका लाओस और कंबोडिया पर भी आक्रमण कर दिया। 3 तरफा युद्ध में पड़कर फंस गया और उसे वापस होना पड़ा। अमेरिका शांति वार्ता चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर, जिसके कारण 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता सफल नहीं हो सका। अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण। वियतनाम अब मिलेगा। अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनामी युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के लिए के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। यानी पहले बनता था कि अमेरिका हीरो है और वियतनामी लोग दुश्मन है, लेकिन अब फिल्म उल्टा बनने लगी, अमेरिका को विलेन दिखाने जाने लगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति था निक्सन। अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना और उसने क्या रखा? अमेरिकी शर्तें। अमेरिकी सेनाएं इस क्षेत्र में रहेंगी जब तक वियतनाम संघर्ष करेगा, दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगी। दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता, क्योंकि उत्तरी वियतनाम तो पहले से स्वतंत्र था। इसका वियतनाम समस्या जल्द समाधान की जिम्मेदारी उस पर सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय माइली गांव की घटना प्रकाश में आई। अमेरिका की सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। तब राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना रखी। तो आपसे पूछेगा, माइली गांव की घटना क्या है? तो दक्षिण वियतनाम में एक छोटा सा गाँव था, जिसमें अमेरिकी सेनाओं ने वहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मान करके पूरे गांव को लोगों को मारकर आग लगा दिया था। महिलाओं और बच्चियों के साथ कई दिन तक बलात्कार किया था, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी जिंदा बच गया था। ये घटना को क्या किया? उजागर किया। अब आगे देखते हैं हिंद, ये 5 सूत्री फार्मूला क्या है। तो हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद तथा लिखा है यथास्थान पर है। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। 5वां, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में यानी संघर्ष का अंत करना था, परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसके लिए अपनी सेनाएं वापस बुलाना ही पड़ेंगी। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया और 24 अक्टूबर 1972 ईस्वी को
वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया, परंतु दक्षिणी वियतनाम में ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जितनी की कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा पर परमाणु बम से भी ज़्यादा आकी गई। अमेरिका ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इतना ज़्यादा लोगों को मारा कि जितना कि जापान के हिरोशिमा पर भी नुकसान नहीं हुआ था। फिर लिखा है हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी डटे रहे और अंततः 23 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लिए समझौते का हस्ताक्षर हो गया। और समझौते की मुख्य बातें थी कि युद्ध के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी और उत्तर दक्षिण वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 ईस्वी में लिखा है उत्तरी दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशक या 70 साल से ज़्यादा चलने वाला अमेरिका युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध में 9,855 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था। उसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे और 3 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 48,000 हेलीकॉप्टर, 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए थे। इन सारी घटनाओं के कारण धन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी साख को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में वह बुरी तरह से असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं हिंद चीन से हटानी पड़ी और सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता स्वीकार करना पड़ा। इन तीनों देश लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आज़ाद हो गए। चलिए अब हम माइलीगांव की घटना जो बताए थे उसको देखते हैं। लिखा है दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतनाम समर्थन कर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार दिया था और औरतों बच्चियों को बंधक बना करके कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया था और जिसने इस घटना को उजागर किया। इसे हम क्या कहते हैं? माइलीगांव की घटना कहते हैं। इसी तरह से हम आगे देखेंगे नापाम एक रासायनिक हथियार था, ठीक है, जो त्वचा से चिपक कर जलते रहता था। और उसी तरह से एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक पदार्थ था जो फसलों को छिड़काने से पेड़ पौधों की पत्तियां मुरझा जाते थे और जलकर ख़त्म हो जाते थे। या ऑरेंज पट्टी वाले डब्बों में रखने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। इसी तरह से आपको जो पूछा जाता है वो चिमी मार्ग पूछा जाता है। तो यह उत्तरी वियतनाम से है ना, हनोई से चलते हुए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक आता था। ये इसमें से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलती थी जिस पर से वियतनामी के लिए खाना पहुंचाया जाता था। अमेरिका इसे दिन में बमबारी करता था, रात में इसे वियतनामी लोग क्या करते थे? मरम्मत कर देते थे। इस तरह से तीसरा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमने हर एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने की कोशिश किया था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद, चौथा चैप्टर। आप लोग अपने दोस्तों को जोड़िए और जो भी आपके सवाल हो कमेंट्स में पूछिए। बने रहिए आप नॉलेज लाइफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।